हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी, जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन है। जैसे कि हम इसके नाम से ही देख पा रहे हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन, जो कि एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ऑर्डर ग्रांट करती है कोर्ट इन सिविल केसेस जो कि रिलेटेड हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में। और ये उन केसों में ग्रांट किया जाता है जहां पर एप्लीकेंट जो या प्लेंटिफ या कोई भी पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है और एप्लीकेशन में ऐसे फैक्ट्स लाती है कि जिससे ये प्रूफ होता हो कि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है उसको कुछ भी डैमेज हो सकता है या अदर पार्टी है वो एलिनेट कर सकती है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, या उसका जो नेचर है वो चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल ABCD 4 जॉइंट ओनर हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक एग्रीकल्चर लैंड है। D उसका जो नेचर है एग्रीकल्चर लैंड से कन्वर्ट करना जाता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो A और B C D एक सिविल सूट फाइल करके टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमें टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए अगेंस्ट D, क्योंकि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया तो D है जो जॉइंट ओनर में हम सब हैं, जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, उसको डैमेज कर सकता है या उसको एलिनेट कर सकता है। उन केसों में सिविल कोर्ट है जो वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। बेसिकली हम बात करेंगे कि टेम्परेरी इंजंक्शन एक तरह से जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, या कोई लैंड है, हाउस है जिसमें अभी ओनरशिप डिसाइड नहीं हुई है कि प्लेंटिफ उसका ओनर है या डिफेंडेंट ओनर है, और कोई पार्टी उसको एलिनेट करना चाहती हो तो उसको एलिनेट होने से बचाने के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट किया जा सकता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के केसों में अगर किसी पार्टी को ऐसा लगे कि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर सकती है, उन केसों में भी टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट किया जा सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन पास किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए। अब हम ऑर्डर 39 में रूल 1 देखेंगे कि ऑर्डर 39 ये कहता है कि किन केसों में जो कोर्ट है डिफेंडेंट को या किसी भी पार्टी को किस बेसिस पर रिस्ट्रेन कर सकती है ऐसा एक्ट करने के लिए जिससे कि कुछ भी लॉस हो अपोजिट पार्टी को या कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज होने से बचाने के लिए। एक तरह से टेम्परेरी इंजंक्शन में कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करती है कि डिफेंडेंट या जो अपोजिट पार्टी है उसको रिस्ट्रेन करती है, रोकती है कि वो पर्टिकुलर एक्ट ना करे या अदर जो भी कंडीशन इम्पोज करती है उन कंडीशन को ब्रीच ना करे, वॉयलेट ना करे जो भी ऑर्डर पास किया है, ताकि उस टेम्परेरी इंजंक्शन जो ग्रांट किया है उसका जो बेसिकली लॉ बना हुआ है कि डिफेंडेंट ऐसा एक्ट ना करे जिससे कि प्लेंटिफ को लॉस हो। तो अब ऑर्डर 39 हम देखेंगे रूल 1। रूल 1 में कहता है कोई भी पार्टी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसको वेस्ट ना करे, उसको एलिनेट ना करे, डैमेज ना करे या रॉन्गफुली सोल्ड ना करे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उन केसों में भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। अगर डिफेंडेंट रिमूव करता है या डिस्पोज करता है प्रॉपर्टी को ताकि जो क्रेडिटर हैं डिफेंडेंट को उनको लॉस हो उसके, जो उसको क्रेडिटर को जो भी प्रॉपर कुछ भी देना है रिलेटेड टू कि भी उसने कुछ उसकी उनकी देनदारी है डिफेंडेंट की, जो क्रेडिट को देना है, पेमेंट करनी है या कोई और कोई चीज़ करनी है, उस चीज़ से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है, उससे बचाने के लिए उस प्लेंटिफ को या एप्लीकेंट को टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है कि उस सेल के ऊपर रोक लगाया जाए। इसी तरह डिफेंडेंट प्लेंटिफ को ट्रीट कर रहा है किस चीज़ के लिए
कि मैं प्रॉपर्टी जो आपकी प्लेंटिफ की है उसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, या कोई ऐसा इंजरी कर रहा है प्लेंटिफ को रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इन सूट। इन सब केसों में डिफेंडेंट को रिस्टेन कर सकती है पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, या अदर जिससे कि रोका जाए, जिसके कारण प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने से रोका जाए या डैमेज होने से रोका जाए। इन केसों में टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट कर सकती है। ऑर्डर 2 कहता है, ऑर्डर 39 का रूल 2 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के केसों में भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कोर्ट। अगर कोई भी पार्टी आकर 39 की एप्लीकेशन फाइल करता है कि भी ऐसा लगता है कि अपोजिट पार्टी ब्रीच कर सकती है, या एक बार ब्रीच करने के बाद दोबारा वो ब्रीच करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उन केसों में भी अकॉर्डिंग टू 39 रूल 2 के अकॉर्डिंग टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने से बचाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि रूल 2 कहता है इंजंक्शन टू रिस्टेन रिपीटिशन और कंटिन्यू द ब्रीच, कि अगर जिन केसों में इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है, रिपीट ना हो कोई, और या कंटिन्यू ऑफ ब्रीच, कि भी कोई कंटिन्यू ब्रीच कर रहा है या रिपीट कर रहा है, उन केसों में इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। फिर जो 2A कहता है रूल 39 का कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, कोई उसको ब्रीच करता है या कोई कंडीशन इम्पोज करी है बाय कोर्ट, उन केसों में अगर ब्रीच कर दिया जाता है तो क्या कोर्ट कुछ सिविल इम्प्रिजमेंट में या फिर कोई अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ए मैक्सिमम जो सिविल इम्प्रिजमेंट है वो 3 मंथ्स की जा सकती है। अगर कोर्ट को कुछ ऐसा लगे या जिसको इम्प्रिजमेंट दी है अपोजिट पार्टी को या डिफेंडेंट को, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या कुछ कोर्ट के सामने ऐसा पेश करता है कि वो दोबारा ब्रीच नहीं करेगा, उस केस में 3 मंथ से पहले भी उसको रिलीज किया जा सकता है। इसी तरह अटैचमेंट के ऑर्डर भी कर सकती है इन केस ऑफ ब्रीच, वो मैक्सिमम 1 ईयर तक कर सकती है और 1 ईयर से पहले रिलीज कर सकती है। 2A को हम बेसिकली यह भी कह सकते हैं कि एक तरह से कंटेम्प्ट के केसों में, कि जब ऑर्डर पास किया टेम्परेरी इंजंक्शन का ग्रांट किया, उसके बाद में उस ऑर्डर को अवहेलना करता है कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर ग्रांट किया है, उसे एक तरह से कंटेम्प्ट मानेंगे सिविल सूट से रिलेटेड। और इस केस में 39 रूल 2A में सिविल इम्प्रिजमेंट 3 मंथ या अटैचमेंट फॉर 1 ईयर की जा सकती है। अब ये बात आती है कि क्या जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, क्या वो विदाउट नोटिस दिए अपोजिट पार्टी ग्रांट किया जा सकता है। तो रूल 3 कहता है ऑफ 39 रूटीन में जो जनरल रूल है कि जब तक अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दिया जाएगा और अपीयर नहीं होती, तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 3A भी ये भी कहता है कि जहां पर ऐसा लगे कि अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा तो इतना डिले हो जाएगा कि भी उसको लॉस हो सकता है, और वो लॉस ऐसा होगा कि रिपेयरेबल नहीं हो सकता बाय कंपनसेट, तो उन केसों में विदाउट नोटिस दिए ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है कि जिस दिन ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा उस दिन या नेक्स्ट डे इमीडिएटली प्लेंट की कॉपी विद जो ऑर्डर ग्रांट किया इंजंक्शन का उसकी कॉपी और अदर रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो विद एफिडेविट अपोजिट पार्टी को सेंड करने होंगे। फिर एक कंडीशन और है जो 3A कहता है रूल 39 का कि अगर इंजंक्शन विदाउट नोटिस दिए ग्रांट करती है कोर्ट, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जो ऑर्डर इंजंक्शन ग्रांट किया है वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी होगी। अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द डिस्पोज ऑफ
ग्रांटिंग द ऑर्डर अगर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती कोर्ट उस एप्लीकेशन को, तो उसको रीजन नोटेड करने होंगे कोर्ट को कि किस रीजन के कारण वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द विदाउट नोटिस जो ऑर्डर ग्रांट किया है। इसी तरह ऑर्डर 4 कहता है कि जो इंजंक्शन ग्रांट किया है कोर्ट ने वो किसी भी स्टेज पर उसको ऑर्डर को डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है या उसको चेंज किया जा सकता है। टाइम टू टाइम अगर ऐसा कुछ फैक्ट सामने आते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऐसा कोई फैक्ट्स आते हैं तो उस बेसिस पर कोर्ट है उस ऑर्डर में चेंज कर सकती है। जैसे ऑर्डर 39 रूल 4 कहता है ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज वेरिड और सेट असाइड। Any order for injunction may be discharged or varied or set aside by the court on the application thereof by any party dissatisfied with such order। कि कोई पार्टी अगर उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो एप्लीकेशन फाइल करके उस ऑर्डर को डिस्चार्ज करवा सकती है, वेरिड करा सकती है, सेट असाइड कर सकती है। इसका प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड इफ एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन और इन एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन ए पार्टी हैज नोइंगली मेड ए फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मटेरियल पार्टिकुलर इंजंक्शन वाज ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द अपोजिट पार्टी द कोर्ट शैल वैकेट द इंजंक्शन अनलेस रीजन टू बी रिकॉर्डेड इट कंसिडर्ड इट इज नॉट नेसेसरी सो टू द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई पार्टी ने मिसलीड किया है कोर्ट को, कोई फैक्ट्स ऐसे दिए हैं जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो और उन बेसिस पे कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है, जब कोर्ट की नॉलेज में आएगा या अपोजिट पार्टी नॉलेज में लेके आएगी कोर्ट में कि जो कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट किया है वो फॉल्स फैक्ट्स पे और बेसलेस फैक्ट्स पे किया है, तो कोर्ट वो जो ऑर्डर इंजंक्शन का गया उसको वैकेट कर देगी, सेट कर देगी। अगर कोर्ट को लगे नहीं ये सही था, ज़रूरी था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको कंटिन्यू रख सकती है। फिर नेक्स्ट प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट फर्दर दैट वेयर एन ऑर्डर फॉर इंजंक्शन हैज बीन पास्ड आफ्टर गिविंग ए पार्टी एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हियर the order shall not be discharged wherein set aside on the application of that party except where such discharge variation setting aside has been necessity by change in the circumstances। कि जब अपॉर्चुनिटी दे दी पार्टी को कि उस जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके बाद नोटिस दिया गया, अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया, उसके बाद अपीयर हुई, उसको चांस दिया कि अपनी बात रखने का, हियरिंग हुई, उसके बाद में वो ऑर्डर ग्रांट किया गया, उसके बाद में वो ऑर्डर वैकेंट नहीं किया जाएगा, डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं आ जाता जिससे कि चेंज हो रहा हो सर्कमस्टांसिस में, तब तक वो ऑर्डर वैकेंट नहीं किया जाएगा। कि सिंपल एप्लीकेशन फाइल करो अपोजिट पार्टी कि भी इसमें ये हो गया है, सिस्टम चेंज हो गए हैं, उस बेसिस पर वो जो ऑर्डर पास किया था, ग्रांटेड किया गया था, उसको चेंज नहीं करेगी कोर्ट, सेटिस्फाइड नहीं करेगी जब तक कि ऐसा ट्रूली फैक्ट्स नहीं आता, सर्कमस्टांसेस नहीं आते जिससे कोर्ट को लगे कि भी नहीं अब वाकई में ही सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, तो तब ही वो उस ऑर्डर को वैकेंट कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, अदरवाइज चेंज नहीं करेगी जो ऑर्डर उसने ग्रांट किया है। उसके बाद में बेसिकली रूल ये है कि जो इंजंक्शन का ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा वो जो पार्टी है केस का, ए और बी है फॉर एग्जांपल, उन्हीं पर अप्लाई होगा, अदर्स पे अप्लाई नहीं होगा। कहने का यहाँ पर ये हुआ कि जो पार्टीज हैं सूट की उन्हीं पर ही वो ऑर्डर अप्लाई होगा। लेकिन रूल 5 कहता है कि अगर कोई सूट के अंदर कोई कोऑपरेशन है, कोई कोऑपरेट है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सूट में पार्टी है
और अगर इंजंक्शन ग्रांट किया गया है उनके अगेंस्ट, तो उस डिपार्टमेंट पे ही नहीं, उस डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉयज़ या हर पर्सन पे जो वहाँ पे वर्क कर रहा है उसके ऊपर भी वो बाइंडिंग होगा अकॉर्डिंग टू रूल 5। अब जो हमने अभी तक जनरली टेम्परेरी इंजेक्शन को देखा, ऑर्डर 39 देखा, उसके रूल देखे, अब ये चीज़ आती है कि जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा ऑर्डर 39 को, उसको बेसिकली 3 चीज़ें प्रूफ करनी होंगी फॉर टेम्परेरी इंजेक्शन उसके फेवर में ग्रांट करने के लिए। सबसे पहले वो प्रेमा फेसाई केस को है जो वो प्रूफ करे कि भी मेरा जो केस है, जो सूट है, वो जेन्युइन है और उसके अंदर ऐसा है कि बैलेंस जो फैक्ट्स ऑफ केस है उससे ये प्रोबेबिलिटी है कि उसके केस में, उसके फेवर में ही वो केस होगा, सूट होगा। तो ऑन मेरिट उसे प्रूफ नहीं करना एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 39, जस्ट प्रेमा फेसाई सूट वो प्रूफ करे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। सेकंड, एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन फाइल करे 39 की, वो ये भी प्रूफ करे कि अगर टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट नहीं किया गया इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट, तो उसे जो लॉस होगा वो इरिपेरेबल होगा, उसकी रिपेयर नहीं की जा सकती, उसे कोई डैमेज होता है अगर ग्रांट नहीं किया जाएगा इंजेक्शन, वो बाय कंपनसेट से भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसे बाय मनी भरपाई नहीं की जा सकती, जिसे हम इरिपेरेबल कहेंगे कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता जो उसका लॉस होगा। उसके बाद में एप्लीकेंट ये भी प्रूफ करे कि टेम्परेरी इंजेक्शन अगर ग्रांट नहीं किया जाता तो जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ सूट है उसमें जो है वो अदर पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो इजीली उस केस में बेनिफिट ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्टेड ऑफ द एप्लीकेशन 39। तो बेसिकली 3 रूल हुए एप्लीकेंट को, ये 3 जो प्रूफ हैं ये कोर्ट के अंदर प्रॉपरली प्रूफ करने होंगे। नंबर 1, प्रेमा फेसाई केस प्रूफ करना होगा, मेरिट पे नहीं जाना होगा। सेकंड, ये अगर वो ग्रांट नहीं किया था इंजेक्शन तो उस चीज़ में उस एप्लीकेंट को ऐसा लॉस होगा कि जो इरिपेरेबल होगा और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस शिफ्ट हो जाएगा टू द अदर पार्टी अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया। अब लास्ट में मैं इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो या हम कहते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले दलपत कुमार वर्सेज प्रहलाद सिंह 1992 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन की जो ग्रांट किया जाएगा वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये अगर कोर्ट को सही लगे तभी ही ग्रांट करेगी टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर। इसके बाद था गुजरात बोटलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोका कोला कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1955 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट थी, लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन को अच्छी तरह से डिफाइन किया है। इसके बाद में अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2007 में आई थी जजमेंट। इस जजमेंट में ये निकल के आया था कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है वो हर डेट पर उस ऑर्डर को एक्सटेंड किया जाए। क्या हुआ था कि एक के फेवर में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो गया अगेंस्ट बी, वो नेक्स्ट डेट लगी फॉर 2 मंथ की डेट लगी, जब वो आफ्टर 2 मंथ को डेट आई वो तब तक था टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया हुआ था। जब 2 मंथ से नेक्स्ट डेट आई तो उसको एक्सटेंड नहीं किया नेक्स्ट डेट। तो इस दौरान जो डिफेंडेंट था उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन था वो लास्ट डेट तक था, उसके बाद एक्सटेंड नहीं किया गया। तो इस लैंडमार्क जजमेंट अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो जजमेंट थी, लैंडमार्क जजमेंट थी कि जो भी टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है वो हर डेट पर उसको नेक्स्ट डेट के लिए एक्सटेंड किया जाए।
इसके बाद जो जजमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, किशोर कुमार खेतान वर्सेस प्रवीण कुमार सिंह 2006 में आई थी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जो टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन फाइल हुई है, उस एप्लीकेशन के बेसिस पर और जो रिप्लाई फाइल किया है अपोजिट पार्टी ने, उन दोनों की हीरिंग से ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड या सब्जेक्ट मैटर है या जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन फाइल की है 39 की, तो ऑर्डर ग्रांट ना करके टेम्परेरी इंजेक्शन का स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है कि जो भी एट प्रेजेंट स्टेटस है उस सब्जेक्ट मैटर का जिसके लिए एप्लीकेशन आई है, जो जैसा है उसको वही मेंटेन करके रखा जाए जब तक कि इसके अंदर टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन है डिसाइड नहीं हो जाती। तो आज के लिए यही हमारा टॉपिक था, टेम्परेरी इंजेक्शन, जो कि हमने डिटेल से विद लैंडमार्क जजमेंट देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी इंजेक्शन एक तरह से डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है एक पर्टिकुलर एक्ट या अदर एक्ट या कुछ ऐसी कंडीशन लगाई जाती है कि ये एक्ट ना किया जाए ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डैमेज किया जाए या उसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से एक रोक है एक्ट करने के लिए डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को, जिससे कि सब्जेक्ट मैटर का लॉस होता हो प्लेंटिफ को या एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन फाइल की है 39 की। तो आज के लिए ही इतना ही। लास्ट में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब के लिए अलविदा। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।